नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे 10 पॉइंट में। आज हम एम्स, पीजीआई, बीटीएससी, डीएसएसबी जैसे अनलैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्लास की खास बात यह है कि हर क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, जिससे उसी टॉपिक से पूछे जाने वाले कई अन्य पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सेशन। First question is G-means dots in red blood cell are seen. G-means dots in red blood cells are seen. RBC में G-means dot किस प्लाज्मोडियम स्पीसीज में देखे जाते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। देखिए, तो अब हम इस टेबल को समझते हैं पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे डायरेक्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं गाइस। तो फर्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना, और यही सही जवाब है। प्लाज्मोडियम मलेरी इन्फेक्शन में आरबीसी के अंदर जो फाइन डॉट दिखते हैं उसे ही जीमेंस डॉट्स कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी में ही जीमेंस डॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन है और इसमें सफनस डॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम जो कि सबसे खतरनाक मलेरिया, जो कि सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है, इसमें इन्फेक्टेड आरबीसी में जो कि बड़े और जो कि मोटे धब्बे दिखते हैं उसे मायरोर क्लेफ्ट या डॉट्स कहते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें डॉट्स का नाम जेम्स डॉट्स होता है। क्या होता है? जेम्स डॉट। हालांकि ये देखने में सफनस जैसा ही होता है ना, तो सफनस डॉट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि देखने में जो जेम्स डॉट होता है वह सफनस जैसा ही देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। अब समझते हैं इस जो 4 पॉइंट हमारे दिए होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझते हैं। देखिए क्या है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है इसका? मलेरिया का फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। इंटरमीडिएट होस्ट मैन होता है। और इन्फेक्टिव फॉर्म टू मैन, मैन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? स्पोरोजोइड प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। जो मॉस्किटो का सैलिवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइड प्रेजेंट होता है वही मैन का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फेक्टिव फॉर्म टू मैन व्हेन ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वर्टिकल मोड ट्रोपोजोइड। देखिए, अगर किसी मलेरिया इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड गलती से किसी को चढ़ा दिया जाए, या प्रेग्नेंट माँ से, प्रेग्नेंट माँ मीन्स वर्टिकल जो मोड है, प्रेग्नेंट माँ से बच्चे को, तो इस कंडीशन में मच्छर वाला जो स्पोरोजोइट है स्टेज 1 नहीं होगा। इस केस में आरबीसी के अंदर जो मौजूद है ट्रोफोजोइट स्टेज डायरेक्टली इंसान को इन्फेक्ट करता है। कौन सा? ट्रोफोजोइट स्टेज, यही इंसान को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय। द टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय, कि जो वैक्सीन टर्म है उसको किसने क्वाइन किया? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। देखिए, यहाँ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे वो वैक्सीन वर्ड देखते हैं एडवर्ड जेनर टिक कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्वाइंड, यानी शब्द किसने दिया है, ना कि इन्वेंटेड पूछा है। इसका राइट आंसर है लुइस पास्चर, ठीक है। अब देखिए लुइस पास्चर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लुइस पास्चर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलप स्टीम स्टेरिलाइजेशन, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक शुरू की और हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव और स्टीम स्टेरिलाइजेशन को डेवलप किया। कौन? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट पॉइंट, ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। इन्होंने पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क का जो तरीका है उसको भी बताया, जो जिससे कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर डिजाइनिंग द वैक्सीन अगेंस्ट सेवरल डिजीज सच एज एंथ्रेक्स, फाउल कोलरा एंड रेबीज। देखिए, जो कि रेबीज है, एंथ्रेक्स है,
फाउल कोलरा है, इसकी वैक्सीन भी इन्होंने ही दी। कौन कौन याद रखने वाली, इसको आप कार से याद रख सकते हैं गाइस, है ना। सी से कोलरा, ए से एंथ्रेक्स और आर से रेबीज, जो कि लुईस पास्चर के लिए है, इसको याद रखें। लुईस पास्चर आए तो आपको कार याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, he disproved the theory of spontaneous generation of disease and postulated the germ theory of disease. germ theory of disease भी इन्होंने दिया। he stated that disease cannot be caused by bad air or vapor but it is produced by the microorganism present in air। देखिए, इन्होंने बताया कि बीमारी हवा या वेपर से नहीं, बल्कि हवा में जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे होती है। और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को भी गलत साबित किया। किसने? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड मीडिया कंसेप्ट, ही यूज न्यूट्रिएंट ब्रोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विड मीडिया कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया। लिक्विड मीडिया कंसेप्ट लुईस पास्चर ने दिया, एंड ही वाज फाउंडर ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट, जो कि पेरिस में है। ठीक है, अब देखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके भी देख लेते हैं हम लोग। तो लुईस पास्चर से आपको याद रखना है, लुईस पास्चर प्रपोज प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, स्टरलाइजेशन टेक्निक, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बहुत सारे पीबीए का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एम्स जैसे पीजीआई क्वेश्चन पूछता है। अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अदर ऑप्शन में क्या है, तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की बात कर लेते हैं। देखिए, तो रॉबर्ट कोच, इन्हें बैक्टीरियोलॉजी के लिए जाना था। रॉबर्ट कोच को बैक्टीरियोलॉजी के लिए जाना थे हम लोग। इन्होंने टीबी, कोलरा और एंथ्रेक्स, फाउंड कॉज ऑफ टीबी, कोलरा एंड एंथ्रेक्स, है ना। इन्होंने ही जो टीबी है, कोलरा, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों का जो कारण है उसका पता लगा। इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको आप कैट से याद रख सकते हैं। कैसे? कैट से। सी से कोलरा, ए से एंथ्रेक्स और टी से टीबी। कैट से रॉबर्ट कोच के लिए आप याद रख सकते हैं। रॉबर्ट कोच आए तो कैट याद रखना है। सी से कोलरा, ए से एंथ्रेक्स और टी से टीबी याद रखना है गाइस। पोस्ट और इन्होंने पोस्टुलेट भी दिया। ठीक है, एक है जोसेफ लिस्टर। देखिए, जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी के पायोनियर थे, पायोनियर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है। स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड वाउंड्स, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट और वाउंड्स को स्टेरलाइज करने का तरीका दिया। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। अब देखिए, एडवर्ड जेनर के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्वेंटेड द फर्स्ट वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनाई थी। इन्होंने कॉ पॉक्स, जो कि वैक्सीनिया वायरस है ना, यूज्ड कॉ पॉक्स, जो कि वैक्सीनिया वायरस नाम दिया, उसका इस्तेमाल किया। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी आए तो उसको आपको एडवर्ड जेनर टिक करना है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। ठीक है, यूज लैटिन रूट वैक्का, जो कि लैटिन वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? काउ। इसको याद रख सकते हैं, जो कि कॉपॉक्स है। इसी से वैक्का बना और फिर बाद में लुईस पास्चर ने वैक्सीन टर्म दिया। और रॉबर्ट कोच के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए एच पाइलोरी, ऑप्शन बी एम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी नोकार्डिया, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। देखिएगा, माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स थोड़ा या कम, एरोफिलिक मीन्स ऑक्सीजन पसंद करने वाले, यानी वो बैक्टीरिया जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए पर बहुत ही कम, यानी कि सिर्फ 5 to 10% ऑक्सीजन चाहिए, उसे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल एच पाइलोरी, माइक्रो एरोफिलिक से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एच पाइलोरी, कॉम्पैल्यूबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
5 to 10% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स पूछ देता है कि ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया कौन सा है। तो ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट मीन्स स्ट्रिक्ट, यानी ये बैक्टीरिया सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस, ब्रुसेला, एनोकार्डिया, ये सब जो ऑब्लिगेट एरोब है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनेरोब। दे आर एरोब्स दैट कैन ऑल्सो ग्रो एनेरोबिकली। फैकल्टेटिव, ये एरोब्स होते हैं यानी ऑक्सीजन में जिंदा रहने वाले, पर इनके पास एक सुपर पावर होती है, अगर ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे ई कोलाई और एसोरियस, है ना, ठीक। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एरोब। दे आर एनएरोबिक दैट कैन ऑल्सो ग्रो एरोबिकली। फैकल्टेटिव एरोब से यानी ये एनएरोबिक यानी बिना ऑक्सीजन वाले होते हैं, पर अगर इनको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिले तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, जो कि फैकल्टेटिव एरोब्स है। और माइक्रो एरोफिलिक, इन्हें 5 से 10% ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, माइकोबैक्टीरियम बोविस, कॉम्पाइलोबैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनेरोब। ग्रो ओनली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज लेथर टू दिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सिर्फ बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, सिर्फ बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। एक और है, देख लेते हैं इसको भी, एरो टोलरेंट एनेरोब। एरो टोलरेंट एनेरोब, देखिए ये ऑक्सीजन का यूज तो नहीं करते, यानी अगर इनको ग्रो करना है या खाना बनाना है तो ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, पर अगर ऑक्सीजन इनके आसपास हो तो ये टोलरेट कर जाते हैं। दे कैन टोलरेट ऑक्सीजन फॉर सम टाइम बट डू नॉट यूज इट, है ना, ये उससे टोलरेट सर्वाइव कर जाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक होता है कैपनोफिलिक बैक्टीरिया। कैपनोफिलिक का सीधा अर्थ है CO2 लिविंग बैक्टीरिया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग बैक्टीरिया, जिसे कि 5 to 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जैसे ब्रुसेला एबोर्टस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सब कैसे कैपनोफिलिक बैक्टीरिया है। अब देख लेते हैं टेम्परेचर के बेसिस पर बैक्टीरिया के 3 मेन ग्रुप्स होते हैं। टेम्परेचर के बेसिस पर बैक्टीरिया के 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, सैक्रोफाइल, मेसोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। अब सैक्रोफाइल्स क्या है? सैक्रोफाइल्स मीन्स होता है ठंडा। सैक्रो मीन्स क्या होता है? ठंडा, यानी ये बैक्टीरिया थोड़ी ठंडी जगह यानी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्रो करते हैं, उससे जैसे कि एग्जाम्पल सैप्रोफाइट्स, ठीक। एक से मेसोफाइल्स, मेसो यानी बीच, मिडिल में, ये 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी जो लगभग पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। कौन? मेसोफाइल्स कैटेगरी में आते हैं। अब एक थर्मोफाइल्स, ग्रो एबव 55 to 80 डिग्री सेल्सियस। थर्मो यानी गर्म, ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि 55 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच ग्रो करते हैं, जैसे बैसिलस एस्टेरियोथर्मोफिलस, ठीक, जो कि एक इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। कह रहा है जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर का जो कि सेम स्पीसीज के बीच किया गया है ना, तो कौन सा ग्राफ्ट होगा, उस ग्राफ्ट को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए जेनोग्राफ्ट, ऑप्शन बी ऑटोग्राफ्ट, ऑप्शन सी आइसोग्राफ्ट, ऑप्शन डी एलोग्राफ्ट।
पहले समझते ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ग्राफ्ट का मतलब होता है किसी टिश्यू या ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, ना कोई टिश्यू है या ऑर्गन है उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, वही ग्राफ्ट कहलाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, लोगों के लिए कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस स्लाइड को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं, फर्स्ट है ऑटोग्राफ्ट। अब ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? ऑटो मीन्स क्या होता है? पहले ऑटो मीन्स खुद का। अगर किसी एक्सीडेंट या जलने के केस में पेशेंट की जान से स्किन निकाल कर उसकी फेस पर लगाई जाए, है ना, टिश्यू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी अनदर विद इन द सेम इंडिविजुअल। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, जल गया उसका फेस, तो जो उसका जान का स्किन है उसको अगर फेस पे लगा दिया जाए तो खुद का स्किन है खुद को लगाया गया, है ना, उसको ही ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। इसमें डोनर और रिसीवर की, इसमें जो डोनर होता है और रिसीवर होता है इसमें एक ही इंसान होता है, ठीक है, उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेल्फ टू सेल्फ, है ना। स्किन ग्राफ्ट यूज करते हैं कि एग्जाम्पल याद रखते जैसे कि थाई टू फेस, है ना, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, इंटरजेन मेमोरी ट्रिक से इस तरह याद रख सकते हैं। अब एक आइसोग्राफ्ट। आइसो मीन्स क्या होता है? एक जैसा। आइसो मीन्स एक जैसा, इक्वल या सेम। जब ट्रांसप्लांट दो ऐसे लोगों के बीच हो जिनका डीएनए 100% सेम हो, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम डीएनए हो, जैसे कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी जुड़वा भाई या बहन होते हैं, ऐसा उस केस में होता है, उसे आइसोग्राफ्ट कहते हैं। अब एक एलोग्राफ्ट। एलो मीन्स क्या होता है? अदर या दूसरा, लेकिन उसी स्पीसीज के होंगे, अलग स्पीसीज का नहीं। एलो मीन्स क्या होता है? अदर या फिर दूसरा, सेम स्पीसीज के। जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो एलोग्राफ्ट कहलाता है ना। जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो एलोग्राफ्ट कहलाता है, ठीक है। अब एक जेनोग्राफ्ट। जेनो मीन्स क्या होता है? जेनो मीन्स फॉरेन, जेनो मीन्स फॉरेन या एलियन, डिफरेंट काइंड का स्पीसीज, सेम स्पीसीज नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे स्पीसीज का ना हो, जब ऑर्गन या टिश्यू किसी दूसरे स्पीसीज जैसे कि जानवर से इंसान को लगाया जाए, ठीक है ना। जैसे किसी इंसान को दिल में पीक का हार्ट का जो वाल्व होता है उसको लगाया जाता है, तो कैसा ग्राफ्ट होगा? जेनोग्राफ्ट होगा ना, कैसा? जेनोग्राफ्ट होगा, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ये देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स बट सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा हमारा? एलोग्राफ्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCR-ABL हाइब्रिड जीन इज प्रेजेंट इन। जो BCR-ABL हाइब्रिड जीन है किस ब्लड कैंसर में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है AML, ऑप्शन बी CLL, ऑप्शन सी CML, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कार्सिनोमा। देखिए जब हमारे डीएनए में दो अलग जीन्स BCR और ABL आपस में जुड़ जाते हैं तो उस नए जीन को BCR-ABL हाइब्रिड जीन कहते हैं। तो यह स्पेशली किस CML नाम की जो ब्लड कैंसर है उसकी पहचान है। किसकी? CML की यह पहचान है, BCR हाइब्रिड जीन। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए, उसको समझ लेते हैं। इसको पहले देखिए हमारी बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस प्रकार से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मल क्रोमोसोम पर एक जीन होती है, जो नॉर्मल क्रोमोसोम 9 होता है उस पर एक जीन होती है ABL। कौन सा? ABL, ठीक। क्रोमोसोम 9 पर जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम उस पर कौन सी? ABL, याद रखना है गाइस, ठीक है। और एक नॉर्मल क्रोमोसोम 22 जिस पर जीन होती है कौन सी? BCR, ठीक है, यानी ABL और BCR, ठीक है। अब यहाँ ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मीन्स अदला बदली होगा, यानी दोनों क्रोमोसोम अपने छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, है ना। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक दूसरे में सेटल हो जाते हैं। अब इस अदला बदली के बाद जो नया
छोटा या जो एबनॉर्मल क्रोमोजोम 22 बनता है, कौन एबनॉर्मल क्रोमोजोम 22 बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबनॉर्मल क्रोमोजोम 22 फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे साइंटिफिक भाषा में 922 कहते हैं, है ना। देखिए अब ये नया जो हाइब्रिड जीन है, एक खराब एंजाइम जिसे कि एबनॉर्मल टायरोसिन काइनेज एंजाइम कहते हैं, है ना। ये जो एंजाइम है WBC को लगातार डिवाइड होने का सिग्नल देता है और जिसकी वजह से CML हो जाता है, यानी क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो सर राइट आंसर कौन सा, CML। इसको हम लोग समझ गए, इसको आपको याद रखना है, CML से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और T922 याद रखना है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट AML का। CML का तो हमने देख लिया, अब देखते AML। इसमें एक अलग तरह की ट्रांसलोकेशन होती है, जैसे कि T1517 और स्पेशली सीन इन APML वेरिएंट, है ना। और जो कि इसके जो एक APML वेरिएंट होता है उसमें देखी जाती है। APL मीन्स बात करें तो अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसको हम लोग AML-M3 भी बोलते हैं। किसको, APML को। AML को आपको याद रखना है, APML, अगर APML है तो T1517 में दिखता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट AML कंडीशन में। अब एक CLL, ठीक है। अब ये जो कैंसर है इसमें क्रोमोजोम जुड़ते नहीं हैं, बल्कि उनके जो टुकड़े होते हैं डिलीट हो जाते हैं, क्रोमोजोमल डिलेशन, उनके टुकड़े क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जैसे कि क्रोमोजोमल डिलेशन होता है आपका याद रखना है, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, del 13q और del 17q। ठीक है, del 13q और del 17p आपको याद रखना। एक है ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑप्शन में, तो एक सॉलिड ट्यूमर होता है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन का सबसे कॉमन है ना। तो BRCA1 एंड BRCA2 जो कि सबसे कॉमन है, जो कि हेरिडेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, उसका मेन कारण है। कौन का, BRCA1 एंड BRCA2। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, BRCA म्यूटेशन आर द मेन काउज ऑफ हेरिडेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोआ लोआ इज कॉमनली नोन एज। लोआ लोआ इज कॉमनली नोन एज, लोआ लोआ क्या है, फाइलोरियस नेमेटोड होता है जो कि राउंड बम होता है। तो कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए रिंग बम, ऑप्शन बी पिन बम, ऑप्शन सी आई बम, ऑप्शन डी डॉग बम। तो आपको इमेज देखकर समझ में आ गया कि कौन सा बम है, तो ये आई बम कहते हैं इसको। तो लोआ लोआ को आई बम क्यों कहते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो एडल्ट बम होते हैं, लोआ लोआ के एडल्ट जो बम होते हैं, वह कंजक्टाइवा जो कि आई की आउटर लेयर होती है, उसके नीचे ये जो होता है वह माइग्रेट करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको आई बम कहते हैं हम लोग लोआ लोआ को। ठीक है, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं कि इसका वेक्टर कौन होता है, ये जान लेते हैं हम लोग। वेक्टर की बात करें तो इसका जो वेक्टर होता है क्राइसोप्स फ्लाई, यानी कि डियर फ्लाई या मैंगो फ्लाई होता है। इसका वेक्टर कौन सा होता है, देखिए मैंगो फ्लाई या डियर फ्लाई, इसको क्राइसोप्स स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, एक वेक्टर होता है। ये फ्लाई जो है इन्फेक्टेड पर्सन से क्या करता है, जो माइक्रोफाइलरी होता है लेती है और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर देती है। और लोआ लोआ से आपको जो एग्जाम के लिए याद रखना है गाइस, इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। कैलेबर स्वेलिंग जो कि स्किन के नीचे टेम्पररी स्वेलिंग होती है, इसको याद रखना है, लोआ लोआ की कंडीशन में देखने को मिलती है। और ईचिंग
मीन्स जिसको कि प्यूरिराइटिस बोलते हैं। पेशेंट को बहुत ही खुजली इसमें होती है, आपको याद रखना है। इन बात ये तो आई में देखने को मिलता है, ये तो हमने देखा है। तो आपको याद है कैलेबर स्वेलिंग, लोआ इचिंग, जो क्योंकि प्रूराइटिस याद रखना है आपको, मिलनी प्रूराइटिस याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिया। अब देखिए लोआ जो है मेनली सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसका हैबिटेट क्या है? सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, ठीक। तो इसका राइट आंसर वेरी क्वेश्चन था आई वॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी इंडिकेट। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी किस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन को इंडिकेट करती है? ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी किस ऑर्गेनिज्म की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको इंडिकेट करती है? ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ऑप्शन डी एंटेरोकोकस। तो इसका राइट आंसर है स्टेप्टोकोकस निमोनी। ऑप्टोचिन डिस्क को हम लोग पी डिस्क भी कहते हैं। क्या? पी डिस्क। पी फोर आपको निमोनी याद रखना है, ठीक। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी ऐसे आपको एग्जाम के लिए याद हो रहेगा, ठीक है। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी इंडिकेट्स की बात आया आपको पी डिस्क याद रखना है एंड पी फोर निमोनी यानी कि स्टेप्टोकोकस निमोनी। अब बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन में ऑप्टोचिन का जो केमिकल नेम है वह है इथाइल हाइड्रोक्यूपरीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? इथाइल हाइड्रोक्यूपरीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएट फ्रॉम की, कि यह किसको किससे डिफरेंशिएट करता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ब्लड अगार पर दो बैक्टीरिया इसमें एक जैसे दिखते हैं और दोनों ही अल्फा हिमोलाइसिस शो करते हैं यानी ग्रीन हिमोलाइसिस दिखते हैं। अब इसमें जो एक होता है स्टेप्टोकोकस निमोनी होता है और दूसरा जो होता है स्टेप्टोकोकस विरिडियंस होता है, यानी विरिडियंस ग्रुप का स्टेप्टोकोकाई होता है, ठीक। एक क्या होगा? स्टेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा विरिडियंस स्टेप्टोकोकस हो गया। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ही ऑप्टोचिन का टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक। और इसमें स्टेप्टोकोकस जो निमोनी होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनी क्या होता है? यह सेंसिटिव होता है और विरिडियंस जो होता है वह रेसिस्टेंट होता है। अब देखिए, अब इस प्लेट को देखिए, अगर ये जो 14 मिलीमीटर है इससे अगर ज़्यादा जोन ऑफ इनहिबिशन हो तो वह टेस्ट क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। अगर जोन ऑफ इनहिबिशन जो है 14 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो क्या होगा? वह जोन ऑफ इनहिबिशन पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। देख लिया। अब बात करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट के। अगर ऑप्टोचिन टेस्ट का रिजल्ट क्लियर ना हो तो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग बायो सोल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बायो सोल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है? जो स्टेप्टोकोकस निमोनी या बाइल में सोल्यूबल होता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की। देखिए, अगर इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखें तो 1 ग्राम पॉजिटिव दिखेगा और इसका आकार लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई दिखेगा, ठीक है। तो इसके हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया। इन इज डायग्नोसिस फॉर फिगली यूरिन इज डायग्नोसिस फॉर फिगलो यूरिन टेस्ट किस विटामिन डिफिशियंसी की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड डिफिशियंसी, ऑप्शन बी थायमिन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन डी विटामिन B6 डिफिशियंसी। तो इसका राइट आंसर है फोलिक एसिड डिफिशियंसी मीन्स विटामिन B9। देखिए, अब समझ लेते हैं कि फिगलू क्या है। पहले फिगलू बोले तो फॉर्म, इसको लिख देता हूँ, फॉर्म इम्यूनो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फॉर्म इम्यूनो ग्लूटामिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखिए, अब हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, इस जो डायग्राम है इसको समझ लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस चार्ट की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या होता है? स्टेप 1 में डाइट से हम लोग हिस्टाडीन लेते हैं, ठीक है।
और हिस्टाडीन फिर मेटाबोलाइज होकर क्या बनता है, फिगलू बन गया। स्टेप 2 में क्या बन गया, फिगलू बन गया। अब स्टेप 3 में क्या होता है, रिएक्शन होगा, यानी फिगलू जो है फॉलिक एसिड मीन्स विटामिन B9 की हेल्प से ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो आपको यूरिन में देखने को नहीं मिलेगा फिगलिन, या फिर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब बॉडी में फॉलिक एसिड यानी B9 की कमी हो जाती है तो फिगलू का क्या होता है, जो कन्वर्जन है कम हो जाता है। ठीक है, फिगलू का कन्वर्जन आपका कम हो जाएगा और फिगलू क्या है, अकुमुलेशन होने लगेंगे इधर उधर, है ना। हाई फिगलू अकुमुलेशन इन यूरिन, अकुमुलेट्स होने लगेंगे और एक्सेस फिगलू यूरिन से निकलने लगते हैं, है ना। फिर यूरिन में आपको फिगलू देखने को मिलेगा। इसलिए यूरिन जो फिगलू टेस्ट है किसके लिए, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी का टेस्ट माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन में क्या क्या थे, उसको बात कर लेते हैं। अदर ऑप्शन में हमारा था, एक था थायमिन। क्या था, थायमिन यानी विटामिन B1। इसकी कमी चेक करने के लिए ब्लड में एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का टेस्ट किया जाता है। एक PYQ क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है इस टेस्ट का, एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज। ठीक है। अब ये विटामिन A, इसके लिए सीरम रेटिनॉल टेस्ट किया जाता है। ठीक है। एक है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसका केमिकल नेम याद रखना। अब इसकी कमी में जैंथुरेनिक एसिड जमा होने लगता है जब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड खाते हैं, यानी कि आफ्टर ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसको याद रखना आपको। विटामिन B6 याद रखना है, जैंथुरेनिक एसिड आफ्टर ट्रिप्टोफैन मीन्स ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड खाने के बाद क्या जमा होने लगता है, जैंथुरेनिक एसिड। ठीक है। अब तो इसका राइट आंसर कौन सा था, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। इधर कुछ और पॉइंट दिए गए, फॉलिक एसिड B9 इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं में इसकी कमी से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, याद रखना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है। अब एक है थायमिन B1, थायमिन B1 इसकी कमी से बेरी और वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम यानी कि एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ये भी होता है किसके, B1 की कमी से। अभी विटामिन E को तो देख लिया, नाइट ब्राइटनेस, विटामिन B6 इसी कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी याद रखना है आपको। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स क्या हो गया, जो कि नसों है आपको उसमें दर्द या फिर उसमें झंझनाहट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूलंग रिएक्शन यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। क्यूलंग रिएक्शन का यूज किस ऑर्गेनिज्म की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी ई कोलाई, ऑप्शन डी ऑल। तो देखिएगा, पहले क्यूलंग समझते हैं। क्यूलंग क्या है, क्यूलंग एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्वेलिंग। इसका अर्थ क्या होता है, स्वेलिंग। पहले हम लोग समझ लेते हैं, अब क्यूलंग रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझ लेते हैं अच्छे से इसको। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट बिफोर एंटी सीरम, बिफोर एंटी सीरम यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्टेट में, इसके बाहर क्या होता है, एक हल्का सा कैप्सूल होता है जिसे हालो बोलते हैं, नेचुरल कैप्सूल होता है जिसे हालो बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। आपको देखिए, यानी बिफोर एंटी सीरम, बिफोर एंटी सीरम डालने की पहले। ठीक है, अब एक सीरम कंट्रोल डालते हैं। जब नॉर्मल सीरम डाला जाता है, अभी सिर्फ हम लोग नॉर्मल सीरम इस पर प्लेस करेंगे। जब नॉर्मल सीरम डालते हैं तो कैप्सूल में कोई खास चेंज नहीं होता है और बैक्टीरिया कैसे नॉर्मली देखने को मिलती है, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी आपको नॉर्मल। अब एक स्पेसिफिक एंटी सीरम ऐड करते हैं, स्पेसिफिक एंटी सीरम जो कि एंटीबॉडी होता है।
अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कैप्सूल के अगेंस्ट जो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज वाला जो हमने एंटीसेरामाइड किया है, अब ये एंटीबॉडीज कैप्सूल से क्या होती है, बाइंड कर जाती है। अब जो एंटीबॉडीज थी इस कैप्सूल से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। ठीक है। अब आफ्टर एंटीसेरम क्या होगा, हमने डाल दिया। अब आफ्टर एंटीसेरम क्या देखने को मिलेगा, अब एंटीबॉडी कैप्सूल से अटैच होने के बाद कैप्सूल माइक्रोस्कोप में और भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और आपको क्लियर यानी कि अच्छे से दिखाई देगा। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कोइलिंग रिएक्शन, या फिर आपको याद रखना है कैप्सुलर स्वेलिंग। क्या, स्वेलिंग ऑफ कैप्सूल, जिसको हम लोग कोइलिंग रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक कोइलिंग क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका स्वेलिंग होता है। तो ऐसा देखने को मिलता है स्वेलिंग की तरह माइक्रोस्कोप में आपको। ठीक है, ये था इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देख लेते हैं जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं आपको। देखिए, नेगलर रिएक्शन। नेगलर रिएक्शन एक क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो कि गैस गैंग्रीन काउज करता है, उसके टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट है। नेगलर रिएक्शन किसके लिए, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस क्या काउज करता है, गैस गैंग्रीन काउज करता है, याद रखना है। और एक एलेक्स टेस्ट, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया के अंदर टॉक्सिन को चेक करने के लिए। वेलफेलिक्स टेस्ट ये रिकेट्सियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफस फीवर के लिए है। विडाल टेस्ट आप लोग को पता है ये सल्मोनेला टाइफी के लिए। VDR या आरपी टेस्ट ट्रेपोनोमा पैरेडम सिफिलिस के लिए करते हैं। पॉल बर्नर टेस्ट इप्स्टीन बार वायरस से होता है और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए होता है, जो कि इप्स्टीन बार वायरस से होता है। ठीक है, पल्मोनरी टेस्ट किसके लिए करते हैं, इप्स्टीन बार वायरस के। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीबी नट। जो सीबी नट है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्टेरिज्ड बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। कार्टेरिज्ड यानी कि ये आपका है कार्टेरिज्ड बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ कार्टेज लिखा हो जो कि कार्टेरिज होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको याद रखना है कार्टेरिज्ड बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। इसे जीन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जीन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। अब देखिए इसके स्टेप को समझ लेते हैं कि सीबी नट किस तरह से करते हैं। देखिए स्टेप 1 सैंपल कलेक्शन पहले लेते हैं। क्या लेंगे सैंपल कलेक्शन में, ऑफकोर्स स्पुटम लेंगे सैंपल कलेक्शन में। ठीक है, पेशेंट के स्पुटम को ले लिए, फिर उसे एक स्पेशल एक प्लास्टिक के छोटे डब्बे में डाला जाता है, इसे हम लोग कार्टिरिज कहते हैं। यानी कि कार्टिरिज का प्रिपरेशन करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में सिस्टम इंटीग्रेशन मीन्स क्या होगा, इस कार्टिरिज को अब ये जो मशीन है इसमें डाला जाता है। ठीक है, अब इस मशीन के अंदर ही अंदर बैक्टीरिया के जो DNA है उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा, और कॉपी करते क्या उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, RT-PCR, रियल टाइम PCR कहते हैं इसी को। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है विदिन 2 आवर्स से भी कम समय में आ जाता है। तो एक रैपिड डायग्नोसिस है सीबी नट फॉर EMTB के लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट के लिए जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपको याद रखना है, ड्रग रेसिस्टेंस से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं गाइस, है ना। एक एग्जाम का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है ना। सीबी नट सिर्फ टीबी को कंफर्म नहीं करता बल्कि ये बताता है कि जो टीबी का सबसे असरदार दवाई रिफैम्पसिन है ना, उस बैक्टीरिया पर असर करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ड्रग रेसिस्टेंट में आपको याद रखना है रिफैम्पसिन, डिटेक्शन ऑफ रिफैम्पसिन रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब तो हम लोग देख ही लिया गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि
कार्डियक मसल सर, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कार्डियक मसल क्या है। और इधर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।